अष्टमाध्यायस्य चतुर्थः पादः। 8वें अध्याय का चतुर्थ पाद प्रारंभ होने जा रहा है। आप लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि उसकी प्रसन्नता आप लोगों के चेहरे पे झलक रही है। अस्तु। तो चतुर्थ पाद का जो मुख्य प्रकरण है प्रारंभ में वो क्या है? नत्व प्रकरण है। तृतीय पाद में शब्द प्रकरण था, है ना। आपने शब्द प्रकरण को समाप्त किया, उस बाद फिर नत्व प्रकरण आ गया। ठीक है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वेदांग प्रकाश के अंतर्गत आख्यातिक में शतकोणत्व प्रक्रिया रखी है। ठीक है। आप लोगों के पास आख्यातिक है ही, तो मैं कह करके गई थी आप लोगों को, तो आप लोगों ने देखा आख्यातिक में हाँ पीछे की साइड में है। ठीक है। तो एक बार उससे भी देखना, कहीं कहीं पर वार्तिकें भी कुछ कुछ उसमें दे दी गई हैं। ठीक है ना। और ऐसे नत्व प्रकरण भी उसमें है, तो एक बार उससे भी देख लेना चाहिए। तो ठीक है, नत्व प्रकरण है। उसके बाद फिर कुछ हल संधियां हैं। नत्व प्रकरण के बाद हल संधियां हैं। तो प्रथम सूत्र है रसाभ्याम नोणः समान पदे। रसाभ्याम समान पदे सप्तमी का एक वचन। समास करेंगे। हाँ, रष्ट षष्ठ इति ताभ्याम रसाभ्याम। और समान पदे में समानंच तत्पदंच समानंच तत्पदंच इति तस्मिन् समान पदे। कौन सा समास हुआ ये? कर्मधारय समास हुआ। ठीक है। अर्थ करेंगे सूत्र का। रेफ शकाराभ्याम उत्तरस्य नकारस्य नकारादेशो भवति समान पदे। अर्थात एकस्मिन्नेव पदे निमित्त निमित्तिनौ स्याताम्। रेफ तथा शकार निमित्त हैं किसके? न को नत्व करने के, है ना। और निमित्ती कौन है? न, जिसको कार्य होना है। तो एक ही पद में यदि निमित्त और निमित्ती हो, पद का मतलब सुप्तिंगंतम पदम वाला एक पद, तो एक ही पद में यदि निमित्त और निमित्ती हो तो रेफ और शकार भी उसी में होना चाहिए और नकार भी उसी में होना चाहिए। जैसे पुरुषेण बनाते हैं हम लोग, तो रेफ और शकार भी उसी में है निमित्त, और न भी उसी में ही है। दोनों अलग अलग पदों में नहीं होना चाहिए। जैसे आस्तीर्णम, विस्तीर्णम, विशीर्णम। तो आंग अभिसिद्धि आपने पीछे ही पढ़ी है। आंग पूर्वक स्त्री आच्छादन धातु से फिर रीत धातु हो इतो दीर्घ करके आस्तीर त। उसके बाद रदाभ्याम निष्ठातों से न। अब आस्तीर न। अब ये क्या है? एक ही पद है आस्तीर न। इसी में क्या है? रेफ है और इसी में ही नकार है, तो इसको क्या हो जाएगा? नत्व हो जाएगा। इसी प्रकार मातृणाम पितृणाम। ठीक है ना। अब मातृणाम पितृणाम में क्या है? री है, तो इसमें री के उसमें दो पक्ष हैं। ठीक है ना। एक पक्ष तो क्या है कि रेफो रिवर्ण, रिवर्ण में रेफ है, रिवर्ण में रेफ है। ठीक है। और एक पक्ष क्या है कि रिवर्ण स्वतंत्र वर्ण, उसमें रेफ नहीं है। तो जब हम उसको मानते हैं कि रेफ है रिवर्ण में, तब तो रिवर्ण में जो रेफ श्रुति है उसको हम रकार के अंतर्गत मान लेंगे और हम नत्व कर लेंगे। और यदि हम ये मानते हैं कि रेफ नहीं है उसमें, तो फिर क्या हो जाएगा? रसाभ्याम नत्वे ऋकार ग्रहणम। एक वार्तिक है, रसाभ्याम नत्वे ऋकार ग्रहणम। उससे क्या हो जाएगा? ऋकार को भी ऋकार से परे भी नत्व हो जाएगा, है ना। तो ये किसके लिए आवश्यक होगा? मातृणाम। अभी एक ही पद में है ना पूरा, तो यहाँ पर हो जाता है। पुष्णाति पुष्णाति, पुष धातु है, व्याधिभ्य स्ना से स्ना आ गया। पुष्णाति ये एक ही पद है, तो समान पद में क्या हो गया? नकार को नकारादेश हो गया। ठीक है। तो पुष्णाति, पुष्णाति, मुष्णाति। ठीक है ना। अटकुप्पांग नुम्य वायेपि। अटकुप्पांग नुम्य वाये सप्तमी का एक वचन। अट्च पुष्ट पुष्ट आंच नुंच इति अटकुप्पांग नुमः। हाँ, नुमः आगे नहीं, इनके द्वारा व्यवधान जहाँ पर भी ऐसा था वहाँ तैहि इत्येतैहि व्यवायः अट्कुप्पांग नुम व्यवायः। ठीक।
पी नहीं, अपी अलग ही है। अर्थ होगा सूत्र का, रसाभ्याम नोना का अधिकार चलेगा पूरा। अट कु पु आंग नुम इत्येतैर्व्यवायेपि रेफ शकाराभ्याम उत्तरस्य लकारस्य लकारादेशो भवति। कहते हैं अट कु पु आंग नुम इनके व्यवधान होने पर भी रेफ और शकार से परे लकार को लकारादेश हो जाएगा। जैसे अट के व्यवधान में, अट में क्या क्या आएगा, अ ई उ रील री इत्यादि। तो देखिए है ना, तो कर्णम हरणम, यहाँ पर अ का व्यवधान है, क्री अन गुण कर लिया, कर अन रेफ से परे हो गया। किरणा गिरणा ई का व्यवधान हो गया। पुरुणा गुरुणा उ का व्यवधान हो गया। कवर्ग व्यवहार में देखिए, अर्केण मूर्खेण, अर्क है ना, रेफ से परे का व्यवधान है और अट का भी व्यवधान है। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में देनी है कि एक का भी व्यवधान चलेगा और अनेकों का भी चलेगा। देखिए कवर्ग पवर्ग और अट का, कवर्ग और अट का, पवर्ग और अट का, तो इस तरह से मतलब इनमें इनका समुदाय भी व्यवहित है, किंतु वो व्यवधान इन्हीं के अंतर्गत होने चाहिए। किन किन के अंतर्गत, अट कु पु आंग नुम, इनके अंतर्गत ही व्यवहार होना चाहिए। तो इनके समुदाय का भी व्यवधान होगा तो भी चलेगा, एक अकेले का व्यवधान होगा तो भी हो जाएगा। तो अर्केण में क्या है, अट और कवर्ग का व्यवधान है। मूर्खेण कवर्ग में खा आ जाएगा। गर्गेण गा आ गया, अर्घेण घा आ गया। पवर्ग में देखो दर्पेण, ठीक है ना, रेफेण आ गया, गर्भेण भा गया, चर्मणा वर्मणा मा आ गया, डबल म है, फिर अट भी है तो भी हो गया। आंग का देखो पर्याणद्धम निराणद्धम, परि आंग है ना, पर्याणद्धम में क्या है, क्या धातु क्या हो सकती है बोलो, ना बंधन है ना, तो परि आ आगे नद्धम है ना, तब प्रत्यय की बन गया, गणादेश कर दिया, क्या बन गया, पर्याय नहीं पर्या नद्धम। अब यहाँ पर देखिए पर रेफ है यहाँ पर ये, ठीक है ना, उसके फिर यह अट में आ जाएगा, आ भी अट में आएगा है ना। तो यहाँ पर जो आ लेना है वो कौन सा लेना है आपका, उपसर्ग वाला, आंग जो उपसर्ग वाला है, ठीक है। तो इसको ऐसे मुख्य रूप से कहने की आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि आंग जब भी होगा वो समान पद वाला नहीं होगा। तो समान पद में ना होते हुए भी यदि आंग का व्यवधान है तो भी वो क्या माना जाएगा, नकार को नकार आदेश हो जाएगा। तो पर्याणद्धम। और इसके बाद क्या है, नुम, नुम का जैसे ब्रिंघणम ब्रिंघणीयम है ना, ब्री धातु से यदि तो नुम धातु से नुमागम कर लिया, ठीक है ना, तो ब्रिंग आगे अन हो गया। अब आप गुणत्व करना है, रेफ तो इसमें है, हाँ अट में है, पर ये जो अनुस्वार था वो जो नुम का है ये, तो नुम के व्यवधान होने पर भी हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ब्रिंघणम और ब्रिंघणीयम। हो गया, समझ में आ गया। अट कुपवांग नुम में वायपी। अगला सूत्र है पूर्वपदात् संज्ञायाम अगः। हाँ, पूर्वपदात् पंचमी का एक वचन, संज्ञायाम षष्ठी का एक वचन, अगः अगः पंचमी का एक वचन। अविद्यमानः गकारः यस्मिन् स अग, तस्मात् अगः, जिसमें गकार ना हो। अब आगे के जितने भी सूत्र हैं है ना, ये रसाभ्याम नोना समान पदे के ही अपवाद आएंगे। जैसे पीछे था ना, वही इससे उत्तर ये हो जाता, हाँ, किंतु सारे फिर मना कर दिया कि भाई दो पद में नहीं हो सकता था, कि पद के आदि के सकार को निषेध कर दिया। यहाँ पर भी बात क्या है कि समान पद में ही नकार को नकारादेश हो सकता था, तो अब इसने कहा कि नहीं, पूर्व पद में स्थित निमित्त से उत्तर भी हो जाएगा, पर कहाँ कहाँ होगा ये बता रहे हैं आगे। तो अर्थ करेंगे सूत्र का, गकार वर्जिता पूर्व पदस्थात् निमित्तात् उत्तरस्य नकारस्य नकारः आदेशो भवति संज्ञायाम विषये। पूर्व पद में स्थित जो निमित्त गकार है उसको छोड़ करके यदि अन्य निमित्त हैं तो उनसे परे भी नकार को नकारादेश होगा, किंतु संज्ञा गम्यमान होने पर। देखो जो रेफ और शकार है वो तो साक्षात निमित्त निमित्त ही है, किंतु उसके बाद जो अट कु पु आंग नुम का व्यवधान बता दिया गया वो भी
आनुषंगिक निमित्त हो जाएंगे। मतलब रेफ और शकार तो रहेगा ही रहेगा, किंतु उसके साथ यदि तो भी तो निमित्त ही बन गया ना। कवर्ग पवर्ग ये भी क्या हो गए, रेफ सहित यदि कवर्ग पवर्ग इत्यादि हैं तो वो भी निमित्त बन गए उसके। तो इसलिए गकार भी क्या बन गया, निमित्त हो गया। वैसे तो साक्षात निमित्त कौन है, रेफ और शकार, किंतु उनके साथ जिन व्यवायों का ग्रहण किया गया वो आनुषंगिक निमित्त हो गए। तो रेफ और शकार के साथ यदि गकार है तो वो भी निमित्त ही माना जाएगा। रेफ और शकार के साथ यदि कवर्ग पवर्ग इत्यादि तो वो भी निमित्त ही आ जाएंगे, क्योंकि उनके होते हुए अणत्व हो सकता है, इसलिए वो भी माने जा सकते हैं। तो यदि गकार होगा तो नहीं होगा, वैसे हो जाएगा। जैसे द्रुणसः, वार्ध्रीणसः, खरणसः, शूर्पणखा। है तो द्रोण सब बनाते हैं, ध्रुवे नासिका यस्य स द्रोणसः, क्या हो जाता है, नासिकाया नसम चास्थूला, स्थूल से, और उपमानाच है ना, उपमानवाची शब्द से परे नासिका शब्दांत समास को नस आदेश होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ध्रुव नासिका यस्य, तो ध्रुव आगे नासिका, नासिका को नस आदेश हो गया, ध्रुव नस। तो यहाँ पर क्या है, पूर्व पद में स्थित निमित्त, ध्रुव पूर्व पद है और नस उत्तर पद है। पूर्व पद में स्थित निमित्त से परे नकार को नकार आदेश हो गया, संज्ञागम विमान इसलिए, और यहाँ पर गकार तो है नहीं उसमें। ऐसी वार्त्रीणसः, खरणसः और शूर्पैव नखम यस्याः, यहाँ पर भी हो जाएगा, है ना। तो वार्ध्री इव नासिका यस्य, वार्ध्रीणसः मृग विशेष की सब संज्ञाएं हैं। द्रोणसः, वार्ध्रीणसः ये सब क्या है, वृक्ष, ये मृग विशेष की संज्ञाएं हैं अलग अलग। वनम पुरगा मिश्रका सिद्रका सारिका कोटरा ग्रेभ्यः। वनम एक वचन, पुरगा मिश्रका सिद्रका सारिका कोटरा ग्रेभ्यः पंचमी का बहुवचन। समास करिए। पुरगाच, पुरगाच, मिश्रकाच, मिश्रकाश्च, पुरगाश्च, मिश्रकाश्च, सिद्रकाश्च, सारिकाश्च, कोटराश्च, कोटराश्च इति और अग्रे च इति पुरगा मिश्रका सिद्रका सारिका कोटराग्रयः तेभ्यः कोटराग्रेभ्यः। अनुवृत्ति वही रसाभ्याम नोना की और पूर्व पदार्थ संज्ञायाम की। संज्ञायाम की इसी सूत्र तक आएगी 4 तक, और पूर्व पदार्थ की 13 तक जाएगी कुमति तक। अर्थ करेंगे सूत्र का। पुरगा मिश्रका सिद्रका सारिका कोटरा अग्र इत्येतेभ्यः पूर्वपदेभ्यः उत्तरस्य वन शब्दस्य नकारस्य नकारादेशो भवति संज्ञायां विषये। इन शब्दों से परे पुरगा मिश्रका सिद्रका सारिका कोटरा और अग्र, इनसे परे जो वन का नकार है उसको मूर्धन्यादेश हो जाएगा। उदाहरण बनेंगे, पुरगा वणम, मिश्रका वणम, सिद्रका वणम, सारिका वणम, कोटरा वणम, अग्रे वणम, है ना। तो इन समय क्या है, पुरगाणाम वनम इति पुरगावणम। एक सूत्र वन गिरियोः संज्ञायाम कोटर किम शुल्कादीनाम, इसी से दीर्घ हो जाता है। तो पुरगा वणम, मिश्रका वणम, सिद्रका वणम, और वनस्य अग्रे इति अग्रे वणम। यहाँ पर राजदंतादिशु परम से क्या हो जाता है, वन शब्द का पर में निपात हो जाता है ना। और अलोक होगा हलदंतात सप्तम्याः, ठीक है ना, सप्तमी का। अग्र क्या है, अदंत है, अदंत से परे सप्तमी का अलोक हो गया, तो अग्रे वणम। तो पूर्व पद का होगा तो सर्वत्र समास होगा ही होगा। प्रणिरंतः शरेक शुक्ल क्राम्र कार्श्य खदिर पीयूषाभ्यो संज्ञायाम अपि। कार्श्य खदिर पीयूषाभ्यः पंचमी का बहुवचन, असंज्ञायाम सप्तमी का एकवचन, अभी अव्ययपदम। समास क्रश्च, निश्च, अंतश्च, शरश्च, क्या कैसे रूप चलेंगे, इक्षु मने एक, इक्षु मने एक, है ना। कैसे रूप चलेंगे, इक्षु, बहुत बढ़िया।
इक्षु माने कन्या, कन्या मतलब ये कौन सा लिंग हो सकता है आपकी दृष्टि से? हैं? ऐसे शब्द कौन से लिंग होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं? हैं? तो फिर ये सब आपके क्या है, नपुंसक लिंग शब्द बनेंगे। कोई बहुत विशेष हो तब पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा, नहीं तो नपुंसक लिंग ही रहेगा। अब कैसे रूप चलेंगे? चलाइए, आप समास करिए। प्रश्च, निश्च, अंतश्च, शरंच। जोर से बोलो। इक्षुच, आगे। हाँ हाँ, पीयूषाच इति पीयूषाः ताभ्यः पीयूषाभ्यः न संज्ञायाम असंज्ञायाम। अर्थ करिए सूत्र का। प्र, निर, अंतर, शर, इक्षु, लक्ष, आम्र, काश्य, खदिर, पीयूषा इत्येतेभ्यः उत्तरस्य इतने पूर्व पदस्य नहीं, बस इत्येतेभ्यः उत्तरस्य वन शब्दस्य नकारस्य नकारादेशो भवति। संज्ञायाम अपि ग्रहणात् असंज्ञायाम अपि, असंज्ञायाम अपि ग्रहणात् संज्ञायाम अपि। तो प्रवणे यष्टव्यम सब उसी का अपवाद है, समान पदे का। सब किसका अपवाद है? समान पदे का। तो कुगति प्रादय से समास हो जाएगा, है ना। प्रादयः क्या वार्तिक है उसमें? प्रगतः वनम या वनात्, प्रगतः वनात् इति प्रवणम, वन से जो चला गया, या वन को जिसने भली प्रकार से प्राप्त किया है। तो प्रगतः वनम इति प्रवणम भी हो सकता है। निर्गतः वनात् इति निर्वणम भी हो सकता है ना। तो निर्वणे प्रतिथीयते, अंतर्वणे है ना, वन के अंदर, तो यहाँ पर भी अंतर्वणे। शरवणम, शरानाम वनम इति शरवणम, इक्षूणाम वनम इति इक्षुवणम, लक्षानाम वनम इति लक्षवणम, आम्रवणम, कार्ष्यवणम, खदिरवणम, पीयूषावणम। तो ये सारे हैं। अंतर्वणे में आपका वही अव्यय भाव समास होगा। बाकी सब में उसमें होता है ना समास, अव्यय विभक्ति समीप में, ठीक है ना, तो उसी से समास हो जाएगा। तो अंतर्वणे अव्यय भाव समास है, तो तृतीया सप्तमी और बहुलम से एक बार अम होगा और एक बार आपके रूप भी चल जाते हैं, तो प्रवणे भी बन जाता है। प्रवणे, निर्वणे, अंतर्वणे। विभाषौषधि वनस्पतिभ्यः, चलिए। औषधि वनस्पतिभ्यः पंचमी का बहुवचन। औषधि नहीं, औषधि। औषधयश्च वनस्पतयश्च इति औषधि वनस्पतयः। औषधि वनस्पतिभ्यः। हाँ, औषधिवाची वनस्पतिवाची च पूर्वपदस्थात् निमित्तात् उत्तरस्य वनशब्दस्य नकारस्य नकारादेशो भवति विकल्पेन। है, आप उसको भी पंचमी बना लो। औषधिवाचिनः वनस्पतिवाचिनः पूर्वपदस्थात् निमित्तात् उत्तरस्य, है ना। औषधिवाची वनस्पतिवाची जो पूर्व पद में स्थित शब्द हैं, उनमें निमित्त से उत्तर नकार को नकारादेश होगा, वन के नकार को नकारादेश हो जाएगा। तो औषधि वनस्पति, उसी मैंने आप लोगों को यज्ञशाला में बोला था, आप लोगों ने देखा था निकाल के, क्या है श्लोक? औषधय प्राण वनस्पतियाँ क्या है, औषधियाँ क्या है, बता। देखने के लिए आप लोग देख भी लेते हो, ठीक है, पर उसको फिर याद भी कर लिया करो ना थोड़ा सा। औषधयः फलपाकान्ताः लता गुल्माश्च विरुध फली वनस्पतिर्ज्ञेयः। तो जो फली वाली होती है वो सब वनस्पतियाँ हैं, फलपाकांत जो अन्य इत्यादि हैं वो सब औषधियाँ हैं। तो औषधिवाची और वनस्पतिवाची शब्दों से उत्तर वन के नकार को नकारादेश होता है। अब इसको ठीक से याद कर लीजिएगा, कल मैं सुनूंगी आप लोगों से, सारे 5 श्लोकों में है वो पूरा। आगे चलिए, तो औषधिवाची जैसे दूर्वा वनम, दूर्वा वनम विकल्प से होगा ना, तो दूर्वायः वनम इति दूर्वावनम, दूर्वावनम, है ना। इसी प्रकार से मूर्वायः वनम, मूर्मूंज। वनस्पतिवाची शिरीष वनम, शिरीष वनम, है ना। बदरी वनम, बदरी वनम,
षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे और बन जाएंगे। दूरवा जानते ही हो और मूंज भी जानते ही हो, मूंज की रस्सी बनती है। अहनो दंतात, अहनः अहनः पंचमी का एक वचन। अहनः प्रथमा का एक वचन। और षष्ठ्यर्थ में प्रथमा है। अदंतात पंचमी का एक वचन। हाँ, षष्ठी सीधे षष्ठी का एक वचन क्यों न मान लिया जाए, है ना। षष्ठ्यर्थ प्रथमा इत्यादि मानने से क्या आवश्यकता। चलिए आगे। अनुवृत्तियां देखिए। अंत्य यस्य स अदंतः तस्मात् अदंतात्। अनुवृत्ति आपकी वही है। पूर्व पदार्थ अट्कोपंग में वाये पी रसाभ्याम नोना संहितायाम, है ना। अदंतम यत् पूर्व पदम तत्स्थात् निमित्तात् उत्तरस्य अहनः नकारस्य नकारादेशो भवति। अदंत जो पूर्व पद तत्स्थ निमित्त से परे अहन के नकार को नकारादेश होगा, अहन के नकार को। इन्होंने इसलिए बता अहना निर्देश कर दिया कि जो अहन को अहन आदेश होता है वही लेना आपको, ठीक है। तो पूर्वाहण अपराहण, अहन पूर्वमिति पूर्वाहण अपराहण। वाहन आहितात, वाहनम प्रथमा का एक वचन, आहितात पंचमी का एक वचन। आहित वाच्य यत् पूर्व पदम तत्स्थात् निमित्तात् उत्तरस्य वाहन शब्दस्य नकारस्य भवति। आहित वाच्य, आहित मतलब जो रखा गया है, ठीक है ना। जो वाहन के ऊपर जो रखा जाए वो क्या हो जाएगा, आहित हो जाएगा। तो आहितम वाहनम उच्चत, है ना। वाहन तो अलग हो गया जिसमें ढोया जाएगा, और उसमें जो जिस चीज का वाहन होगा, जैसे इक्षुणाम वाहनमिति इक्षु वाहनम, तो वाहन तो हो गया, जो भी बैलगाड़ी हो गई, जो भी ट्रैक्टर गाड़ी जो भी हो गई, उसमें क्या रखा गया है, इक्षु रखी गई है, तो इसलिए वो क्या हो गया, इक्षु वाहनम, है ना। शर वाहनम, दर्भ वाहनम, हम लोग बोल देते ना कि आलू की गाड़ी है, मटर की गाड़ी है, गन्ने का ट्रक है, तो इक्षु वाहनम। सिद्धि में कुछ विशेष नहीं, सर्वत्र षष्ठी तत्पुरुष समास करके वाहन के नकार को नकारादेश हो गया। पानम देशे, पानम प्रथमा का एक वचन, देशे सप्तमी का एक वचन। पूर्व पदस्था निमित्तात् उत्तरस्य पान शब्दस्य नकारस्य नकारादेशो भवति देशे अभिधेये, है ना। तो मतलब देश का मतलब उससे विशेष रूप से तो कोई देश अभिहित हो रहा हो, व्यक्ति या मनुष्य नहीं, अभी तो कोई देश अभिधेय हो रहा हो तो पान शब्द के नकार को नकारादेश होगा। क्षीरम पानम येषां ते क्षीरपाणाः कुशीनराः। क्षीरम पानम येषां ते, मतलब क्षीर अर्थात दूध, तो दुग्ध का पान जहाँ के लोग ज्यादा करते हैं उस देश को ही कह दिया गया सीधे। क्षीरपाणाः कुशीनराः, सुरापाणाः प्राच्याः, सौवीरपाणाः वाहलिकाः, है ना। कषायपाणाः गांधाराः। तो पियते इति पानम, जिसको पिया जाए, और उसका पीना जिस देश में ज्यादा है, तो जिस देश में क्षीर का पीना ज्यादा वो क्षीर पाणाः, जिसमें कषाय का वो कषाय पाणाः, जिसमें सौवीर का उसमें सौवीर पाणाः। तो सर्वत्र पान के नकार को नकारादेश हो गया। वह भाव करणयोः, अव्यपदम भाव करणयोः सप्तमी का द्विवचन। सप्तमी का हाँ। भावश्च करणं चैति भाव करणे तयोः भाव करणयोः। पूर्व पदस्थात् निमित्तात् उत्तरस्य भावे करणे च यः पान शब्दः तस्य नकारस्य नकारादेशः विकल्पेन भवति। पहले वाले सूत्र में क्या था कि पीयते यत्तत् पानम, है ना, कि जिसको पिया जाए वो कर्म में था। यहाँ क्या कह दिया, पूर्व पद में स्थित निमित्त से उत्तर भाव और करण में जो पान शब्द बना है, यानी पानम, है ना, एक तो ये, और करण पीयते ये न तत्पानम, तो भाव और करण में यदि पान शब्द बना है तो उसके नकार को विकल्प से नकारादेश होगा। जैसे क्षीर पानम वर्तते, खीर का पीना है, क्षीर मतलब दूध अथवा जल। कषाय पानम, कषाय पानम, तो इसका विग्रह क्या करोगे, पीति ही पानम। विग्रह क्या करेंगे, पीति ही पानम, मतलब पीना बस केवल। कई बार बोलते हैं अच्छा मटर खाना हो रहा है, मटर का खाना हो रहा है, बोलता है ना, तो बस वहाँ पर वो भाव रूप में है।
सुरापानम सुरापानम, क्षीरपानः कंसः, है ना, क्षीरम पीयते येन, है ना, पानी पिया जाता है जिसमें, जिसके द्वारा, अथवा दूध पिया जाता है जिसके द्वारा, वो कटोरा कहलाएगा कंसः। तो क्षीरपानः कंसः, क्षीरपानः कंसः, तो कर्णाधिकरणयोश्च से विलिप्त प्रत्यय होता है, तो यहाँ पर उसमें विलिप्त प्रत्यय होंगे। प्रातिपदिकांत नुम विभक्तिषु च, प्रातिपदिकांत नुम विभक्तिषु सप्तमी का बहुवचन च अग्रे पदम्। प्रातिपदिकस्य अन्तः प्रातिपदिकान्तः, प्रातिपदिकान्तश्च नुं च विभक्तिश्च इति प्रातिपदिकान्त नुं विभक्तयः तेषु प्रातिपदिकान्त नुं विभक्तिषु। अनुवृत्ति आपकी सारी है, वा पूर्व पदार्थ अटोपांग रसाभ्याम इत्यादि, मतलब जो अटोपांग में वायपी वो सब में लगता जाएगा आपका, है ना, तो इसलिए अब सबके साथ नहीं लगा रहे हैं उसको। कहते हैं पूर्व पदस्थाद निमित्ताद उत्तरस्य प्रातिपदिकान्ते नुमि विभक्तिषु च यः नकारः तस्य नकारादेशो भवति विकल्पेन। कहते हैं पूर्व पद में स्थित निमित्त से उत्तर, प्रातिपदिक के अंत में जो नकार अथवा नुम का जो नकार अथवा विभक्ति में जो नकार है ना, उसको भी विकल्प से नकार को नकारादेश होता है। अब आप लोगों को शब्द तो सुनने में एक जैसे लगेंगे, किंतु अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये प्रातिपदिक का नकार है, ये नुम का नकार है, या फिर ये विभक्ति में नकार है। ठीक है, प्रातिपदिक में देखिए, प्रातिपदिक का अंत होना चाहिए माश वापिणौ, माश वापिणौ। ठीक है, तो प्रातिपदिक के अंत में नकार के लिए क्या होना पड़ेगा कि वो इन्नंत शब्द होगा, है ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा, माश वापिन कैसे बन जाएगा, हाँ, माश उपपद में रख करके वप धातु से णिनि प्रत्यय करेंगे, है ना, माशः उप्यन्ते या माशम वपन्ति, क्या कर दोगे, माशम वपन्ति इति माशवापी, है ना। तो यहाँ पर सिद्धि कैसे करेंगे आप, माश उपपद में रखा आपने, वप धातु रखी और फिर उसके बाद आपने ऋणी प्रत्यय किया, तो शब्द क्या बन गया, माश वप, आगे ऋणी का बचा इन, आपने वृद्धि की बन गया माश वापी इन, इसमें मिल गया क्या बन गया, माश वापिन। तो ये कैसा नकार है बताओ, प्रातिपदिक का अंत हुआ, है ना। जैसे ऋणी प्रत्यय करेंगे या इन प्रत्यय करेंगे तो वो जो नकार होगा वो किसका होगा, प्रातिपदिक का होगा। अब माश वापिन आगे औ रख दिया आपने, तो क्या बन गया, माश वापिन औ। अब यहाँ पर ये पूर्व पद है माश, माश में स्थित निमित्त है पूर्व पद में स्थित, और ये प्रातिपदिक के अंत का नकार है, तो माश वापिणौ, माश वापिणः बन जाएगा। तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि सिद्धि कैसे होगी। तो जब आप माश उपपद रख करके वप धातु से णिनि प्रत्यय करेंगे तो आपका इस प्रकार से बनेगा। नुम में क्या बनेगा, माश वापानी और माश वापानी, ठीक है। इसमें बनेगा माशान वपंती, ऊपर वाले में अपने बहुल माँ भीक्षणी से णिनि प्रत्यय किया, अर्थ एक ही है किंतु सिद्धि करने का प्रकार और प्रत्यय अलग अलग हो जाएगा। तो माशान वपंती इति माश वापानी, ये किसका बनेगा आपका, नुम का। इसमें सिद्धि कैसे होगी, माश उपपद रख करके वप धातु से कर्मण्यन सूत्र से अण प्रत्यय करोगे, अण करके निथुन से वृद्धि करके क्या बन जाएगा, माश वाप, ठीक है। अब इसको आप नपुंसक लिंग में बना लेंगी तो क्या बन जाएगा, माश वापम, माश वापे, माश वापाणी। तो माश वाप आगे आएगा जस, जस के स्थान पे क्या हो जाएगा, शी, शी की सर्वनाम स्थान संज्ञा, और नुम आगम करके क्या बन जाएगा, माश वापन, आगे ई सर्वनाम स्थान है, चार संबोधों से आपने लिख दिया माश वापान ई। अब ये जो नुम है ये प्रातिपदिक का नकार नहीं है, ये किसका नकार है, नुम का नकार है। प्रातिपदिक आपका केवल माश वाप था, प्रातिपदिक कितना था, माश वाप, और अब ये क्या बन गया है, नुम आगम करके माश वापानी। तो पूर्व पद में स्थित निमित्त से उत्तर नुम के नकार को नकारादेश हो गया। समझ में आ रहा है। जब णिनि प्रत्यय करोगे तो प्रातिपदिकांत नकार रहेगा, जब अण प्रत्यय करके नपुंसक लिंग में बनाएंगे तो वो नुम का नकार होगा। अब आइए
विभक्ति में आ जाइए। विभक्ति में तो वैसे भी हो जाएगा माशवापेण व्रीहिवापेण। तो माशवाप आगे क्या है? ता को हो गया इन, गुण करके बन गया माशवापेण। अब ये जो नकार है ये किसका है? ये विभक्ति का है, तो इसको भी क्या हो गया माशवापेण से व्रीहिवापेण, है ना? आगे समझ में है ना? तो है तो देखने में एक ही जैसे लग रहे हैं, किंतु वही प्रातिपदिक का भी बन गया। और फिर जब नपुंसक लिंग में किया आपने तो नपुंसक और विभक्ति की सिद्धि एक जैसी रहेगी, नुम और विभक्ति की सिद्धि, और प्रातिपदिक वाले में निनी प्रत्यय करेंगे। तो प्रातिपदिक के अंत का नकार के लिए आपको निनी इनी, है ना, ऐसे प्रत्यय जब होंगे तभी वो सब कार्य हो सकते हैं। इसको मतलब छोटी छोटी चीजें होती है पर ध्यान में रखना पड़ता है। एकाजुत्तर पदेण है, एकाजुत्तर पदे सप्तमी का एक वचन, प्रथमा का एक वचन। एक अच यस्मिन् स एकाच, एकाच उत्तर पदम यस्य स एकाजुत्तर पदम तस्मिन् एकाजुत्तर पदे। प्रातिपदिकांत नुम विभक्तिषु की वृत्ति आ रही है 113 तक, है ना? अगले सूत्र तक जाएगी। अर्थ होगा सूत्र का, करिए। एकाजुत्तर पदे समासे पूर्व पदस्थात् निमित्तात् उत्तरस्य प्रातिपदिकांत नुम विभक्तिषु यह नकारः तस्य नकारादेशो भवति। फिर से अर्थ बोलिए। एकाजुत्तर पदे समासे पूर्व पदस्थात् निमित्तात् उत्तरस्य प्रातिपदिकांत नुम विभक्तिषु नकारस्य तस्य नकारादेशो भवति। ठीक है। कहते हैं एकाच उत्तर पद में वाला समास होना चाहिए। उत्तर पद जो है वो एकाच होना चाहिए और पूर्व पद में स्थित निमित्त होना चाहिए, प्रातिपदिक नुम विभक्ति का नकार होना चाहिए। उदाहरण बनेगा आपका जैसे वृत्रहणौ वृत्रहणः, वृत्रम हतवान इति वृत्रहा, तो एकाच उत्तर पद समास हो गया। ठीक है। और प्रत्यय क्या किया आपने? वृत्रहन, आगे क्विप रह गया आपने, क्विप का सर्वपहारी लोप हुआ। तो जो वृत्रहणौ है उसमें प्रातिपदिक का नकार है, प्रातिपदिक के अंत का नकार है वृत्रहन, उसको नत्व हो गया वृत्रहणौ वृत्रहणः। नुम में देखिए क्षीरम पिबति इति क्षीरपा, है ना? फिर प्रत्यय किया, फिर प्रत्यय नहीं बल्कि आत्मोपसर्ग के कह से कब प्रत्यय कर दीजिए तभी वो बनेगा। तो क्षीरपम क्षीरपे क्षीरपाणी, ये नुम का नकार हो गया। और इसी का ही जब प्रत्यय में बना देंगे तो क्षीरपेण सुरापेण बन जाएगा। आत्मोपसर्ग का से कब प्रत्यय होगा? आत्मलोप जैसे आकार का लोप करके क्षीरप नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग कैसे हो जाएगा? जब वो कुल का विशेषण बनेगा, है ना? क्षीरम पिबंती इति क्षीरपाणी कुलानी, है ना? क्षीर पीने वाले जो परिवार, कुल। कुमति च, हाँ, कु अस्मिन् अस्ति इति कुमान तस्मिन् कुमति। कु मतलब कवर्ग, कवर्गवती उत्तर पदे, कवर्गवती उत्तर पदे प्रातिपदिकांत नहीं, कवर्गवती उत्तर पदे समासे प्रातिपदिकांत नुम विभक्तिषु तस्य नकारादेशो भवति। और वो सब में लगाएंगे पूर्व पदस्थात् निमित्तात् उत्तरस्य, कवर्गवती समासे पूर्व पदस्थात् निमित्तात् उत्तरस्य प्रातिपदिकांत नुम विभक्तिषु यह नकारः तस्य नकारादेशो भवति। ठीक है ना? तो प्रातिपदिक के अंत के नकार को हो जाएगा यदि कवर्गवान समास हो तो। उदाहरण देखिए जैसे वस्त्र युगिणौ वस्त्र युगिणः, यहाँ पर भी वही करोगे। युगी शब्द कैसा है? कवर्गवान है। यहाँ पर क्या करेंगे हम? पहले युगम अस्यास्तीति युगी, अतः निठनौ से ठन प्रत्यय करेंगे, इन्हीं प्रत्यय करेंगे। क्या प्रत्यय करेंगे? इन्हीं। फिर वस्त्रयोः युगिनौ इति वस्त्र युगिनौ वस्त्र युगिनः। युगी मतलब जोड़े, है ना? जोड़े हैं और वस्त्र के जोड़े हैं जिसके पास, वस्त्र युगिनौ वस्त्र युगिनः। स्वर्ग कामिणौ स्वर्ग कामिणः, स्वर्गस्य
कामी स्वर्ग कामिनौ, मतलब द्विवचन में बना लेंगे। कामा अस्यास्ति कामी, है ना, और स्वर्गस्य कामी इति स्वर्ग कामी, स्वर्ग कामिनौ स्वर्ग कामिनः, स्वर्ग की कामना वाला। नुम में वही वस्त्रस्य युगम, है ना, वस्त्रस्य युगानि इति वस्त्र युगानि, वस्त्र के जोड़े। तो यहाँ पर वस्त्रस्य युगानि ऐसा करके करेंगे तो ये प्रातिपदिक का नहीं रहेगा, अभी तो नुम का हो जाएगा, और उसी में ही वस्त्र युगेण आगे। तो ये पूर्व पदार्थ का प्रकरण आपका समाप्त हुआ। अब उपसर्गाद समासेपि नोपदेशस्य, उपसर्गा पंचमी का एकवचन, असमासे षष्ठी का एकवचन, अपि अव्यपदम नोपदेशस्य षष्ठी का एकवचन। न समासः असमासः तस्मिन् असमासे, अणः उपदेशे यस्य स अणोपदेशः तस्मात् तस्य अणोपदेशस्य। अर्थ करेंगे सूत्र का। उपसर्गस्थात् निमित्तात् उत्तरस्य समास असमासे अभिग्रहणात् समासेपि अणोपदेशस्य नकारस्य नकारादेशो भवति। उपसर्गस्थ निमित्त से परे असमास अथवा समास में भी जो नोपदेश धातु है उसके नकार को मूर्धन्यादेश हो जाएगा। उदाहरण आपके पास बहुत सारे हैं। प्रणमति, परिणमति, क्या हुआ, कुछ गड़बड़? हाँ, नकारस्य नकारादेश होती, ठीक है। तो नोपदेश का मतलब क्या हो गया? जिसको आपने णोना से णा को न किया वही णोपदेश माने जाएंगे, और फिर उसी नकार को आप क्या कर दोगे? उपसर्गस्थ निमित्त सूत्र होने पर नकार कर देंगे। तो समास अथवा असमास, तो प्रणमति, परिणमति, जो उपसर्ग से धातुओं का प्रयोग होता है वो अलग अलग पद भी रहते हैं और समस्त भी नहीं रहते हैं वो। तो प्रणमति क्या, प्र अलग पद है, नमति अलग पद है, ठीक है। तो उपसर्गस्थ निमित्त सूत्र हो गया। इसको हमने पूर्व पद इसलिए नहीं बोला क्योंकि यहाँ पर समास नहीं हुआ है, तो ये अलग हो गया। यदि पूर्व पदार्थ कर देते तो आपको समस्त ही चाहिए होता। पूर्व पद उत्तर पद का व्यवहार कब होता है? जब समास होता है, क्योंकि हम पूर्व पदस्थ निमित्ताद उत्तर से करते तो समास होना चाहिए था। यहाँ समास नहीं हुआ, और असमास भी हो चाहे समास हो, दोनों में हो जाएगा। समास में प्रणायकः, परिणायकः, तो समास असमास दोनों में हो गया, ठीक है। आगे चलिए। वही प्रगतः नायकः इति प्रणायकः बन जाएगा। हिनु मीना, हिनु लुप्त षष्ठ्यंत, मीना लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश, ठीक है ना। उपसर्गस्था निमित्ताद उत्तरस्य हिनु इत्येतस्य नकारस्य मीना इत्येतस्य नकारस्य नकारादेशो भवति। आप सोचिए हिनु क्या है, मीना क्या है ना। तो ही गतो वृद्धौ च, इसके जो लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में जो रूप बनता है उसका निर्देश किया इन्होंने, यानी स्वादिभ्य ष्णु से जो नु आएगा। तो ही नु निर्देश कर दिया कि ही धातु वो वाली लेनी जहाँ पर नु रहेगा, तो नु यानी स्वादिगण वाली लेनी आपको। तो प्रहीणोति, है ना। और मीना जो मी धातु स्ना वाली क्रियादिगण वाली लेनी है, तो इसलिए वैसा निर्देश कर दिया। तो प्रमीणाति, तो प्रमीणाति, प्रमीणितः, प्रमीणन्ति, प्रहीणोति, प्रहीणुतः, प्रहीणन्ति, तो इस प्रकार से चल जाएगा। तो ही गतौ स्वादिभ्यष्णु ले लिया, तो उन धातुओं का ही ग्रहण हो, मी हिंसायाम का ही ग्रहण हो, नहीं तो डूमी प्रक्षेपण इत्यादि इन सबका ले लिया जाता, इसलिए इन्होंने स्पष्ट रूप से ग्रहण कर दिया कि नहीं इनका ही ग्रहण। आनी लोट, उपसर्गस्थान निमित्ताद उत्तरस्य आनी इत्येतस्य नकारस्य नकारादेशो भवति। ये आनी क्या पता है? लोट लकार में जो आठ आगम होता है और मेरनी से जो नी आदेश हो जाता है तो मिलकर के आनी बन जाता है। तो जो उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर, यदि आनी का यदि लोट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन में यदि नकार होगा तो उसको नकार आदेश हो जाएगा। जैसे प्रयाणी, प्रवपाणी, परिवपाणी, प्रयाणी, परियाणी, तो जहाँ भी ऐसा होगा उसके नकार को भी नकार आदेश हो जाएगा। निर्गद नद पत पद घू मास्यति हंति याति वाति द्रातिप साति वपति शाति नेह षष्ठी का एक वचन, गद नद पत पद घू मा इत्यादि सप्तमी का बहुवचन च अभ्यर्थम। समास करेंगे गदश्च, नदश्च, पतश्च, पदश्च, घुश्च, हाँ, हंतिश्च, यातिश्च, वातिश्च, रातिश्च, प्रातिश्च, वपतिश्च, वहतिश्च, शाम्यतिश्च, चिनोतिश्च, देग्धिश्च इति देग्धयः तेषु देग्धिषु, ठीक है।
उपसर्गस्थान निमित्तात् उत्तरस्य गतादिषु परतः नेह नकारस्य नकारादेशो भवति। उपसर्गस्थ निमित्त से परे नी के नकार को नकारादेश होगा, किंतु ये परे हो तभी होगा। गद नद पद पद गु संज्ञक धातुएं मां स्यति हंति इत्यादि होंगे तभी होगा। बनाइए उदाहरण। प्रणिगदति परिणिगदति, दो ही उदाहरण ले लीजिए। उपसर्ग परिणदति परिणिदति, प्रणिपतति परिणिपतति। आगे बनाओ। प्रणिपत्यते परिणिपत्यते, प्रणिददाति प्रणिददाति प्रणिदीयते परिणिददाति प्रणिदधाति परिणिदधाति। मांग प्रणिमिमीते परिणिमिमीते, में प्रणिमयते परिणिमयते। मांग माँ से दोनों का ग्रहण करेंगे ना, मांग और में दोनों को, क्योंकि में को भी माँ आदेश हो जाएगा। स्यति प्रणिष्यति परिणिष्यति, हंति प्रणिहंति परिणिहंति, प्रणियाति परिणियाति प्रणिवाति परिणिवाति, प्रणिद्राति परिणिद्राति, प्रणिप्साति परिणिप्साति, प्रणिवपति परिणिवपति प्रणिवहति, प्रणिशाम्यति परिणिशाम्यति, प्रणिचिनोति परिणिचिनोति, प्रणिदेखति परिणिदेखति। ठीक है, तो इन सब के परे रहते नकार पूर्णत्व हो गया, और सब सिद्धियां तो है ही, तिंगंत की कोई दिक्कत नहीं है। शेषे विभाषा कखादा वशांत उपदेशे, शेषे सप्तमी का एक वचन विभाषा प्रथमा का एक वचन, अकखादौ प्रथमा का द्विवचन, सप्तमी का एक वचन, अशांते सप्तमी का एक वचन, उपदेशे सप्तमी का एक वचन। फिर से बोलिए एक बार। शेषे सप्तमी का एक वचन विभाषा प्रथमा का एक वचन, अकखादौ सप्तमी का एक वचन, अशांते सप्तमी का एक वचन, उपदेशे सप्तमी का एक वचन। कश्च खश्यति कखौ, कखौ आदि यस्य स कखादिः, बहुव्रीहि समास। न कखादिः अकखादिः, तस्मिन् अकखादौ। है ना, ककार और खकार आदि में नहीं है जिसके। श अन्ते यस्य स शान्तः, न शान्तः अशान्तः, तस्मिन् अशान्ते। अर्थ करेंगे सूत्र का। उपसर्गस्थात् निमित्तात् उत्तरस्य, है ना, नेह नकारस्य विभाषा नकारादेशो भवति। अकखादौ अशान्ते, है ना, अककार, उसको अलग अलग भी कर सकते हैं आप। अककार आदि ही, अखकार आदि ही, अशकारांतश्च, है ना, उपदेशे यो धातु शेषः। क्या हो गया? हाँ, ककार आदि में जिसके नहीं है और खकार आदि में नहीं है, किंतु शकार अंत में नहीं है, किंतु शकार अंत में नहीं है, ऐसी जो शेष धातुएं हैं। किन में से? णोपदेश, णोपदेश से ऊपर चल रहा है ना, तो किस सूत्र में था णोपदेश से? बोलिए। हाँ, तो जो णोपदेश धातुएं हैं, णोपदेश भी नहीं, सामान्य रूप से ही धातुएं मतलब लेनी है। णोपदेश हो चाहे किसी भी धातु में नकार आ सकता है, किसी भी धातु में आपको नकार तो किसको करना है? नकार को करना। उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर नी के नकार को नकार आदेश करना है। किंतु ऐसी जो भी शेष, कुछ तो ऊपर धातुएं गिना दी गई, अब जो शेष धातुएं हैं उनमें से जो ककार आदि नहीं हो, खकार आदि नहीं हो और शकार आदि नहीं हो, तीन शर्तें रख दी। कौन कौन सी? ककार आदि नहीं होनी चाहिए, खकार आदि नहीं होनी चाहिए और शांत नहीं होनी चाहिए। और ये भी उपदेश में ही देख लेना आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे द्वित इत्यादि करने के बाद, अब जैसे जुहोती धातु है मान लीजिए, ठीक है, तो ये क्या है? उपदेश में तो हु है और प्रयोग में जा है ना। इसी प्रकार से अभ्यास के कार्यों में कई जगहों पर ऐसा हो जाता है कि उपदेश में धातु कुछ और है और प्रयोग में कुछ और हो जाती है अभ्यास कार्य से। तो इसलिए स्पष्ट कह दिया कि उपदेश में ही देखना है, उपदेश में ही जो धातु ककार आदि ना हो, खकार आदि ना हो और शांत ना हो, ऐसे यदि धातुएं परे हैं तो उनके परे रहते भी उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर नी के नकार को आदेश होगा। बात समझ में आई? जैसे आपका उदाहरण प्राणिपचति है ना, मतलब शेष धातुओं के परे रहते भी नकार को नकारादेश होगा। पहले तो आप ये कर लीजिए, है ना। उपसर्गस्थात् निमित्तात् उत्तरस्य शेषे धातौ परतः नकारादेशो भवति, किंतु साथ में एक शर्त रख दी,
अककारादौ अखकारादौ अशांतश्च उपदेशे धातु परतः। अब जैसे पच धातु है, ये कैसे आपके न ककार आदि है न खकार आदि है और न ही शांत। शांत तो है ना दुपच्चा। हाँ, अनुबंधों को हटा के देखा जाता है, ये सब अनुबंधों को हटा दिया। ऐसे ही भिद धातु है, तो भिदिर भी कैसे आपके न शांत है न ककारादि न खकारादि है। खकारादि धातु ले जैसे खनति, ये कैसे आपके खकारादि है, ये नहीं ली जा सकती है, ठीक है ना। ऐसी लश धातु है, शांत है, इसको नहीं ले सकते हैं, है ना। तो प्रनि भिन्नति, बात समझ में ही नहीं आई कि अन्य धातुओं के परे रहते भी उपसर्गस्थ निमित्त से परे नकार को नकारादेश हो जाएगा, किंतु वो धातुएं ककारादि नहीं होनी चाहिए, खकारादि नहीं होनी चाहिए और शांत नहीं होनी चाहिए। और ये सारी शर्तें उपदेश में देख लेना आपको, ये सारी शर्तें आपको उपदेश अवस्था में ही देख लेना। चलिए आगे। अनिते अंत, अनिते षष्ठी का एक वचन, अंत प्रथमा का एक वचन। उपसर्गस्थ निमित्तात् उत्तरस्य अनिते नकारस्य नकारादेशो भवति, पदान्ते वर्तमानस्य नकारादेशो भवति। उपसर्गस्थ निमित्त से परे अनिति के नकार को, जो कि पदांत में वर्तमान होना चाहिए, अंत यहाँ से ले लिया और पद वैसे ले लिया, तो पदांत में होना चाहिए तो हो जाएगा। तो प्राण और हे पराण, हे प्राण हे पराण। तो इसके दो तरह से भी अर्थ कर लेते हैं, एक तो पदांत भी ले लेते हैं और एक समीप अर्थ भी कर लेते हैं। रेफ और शकार के समीप जो अनिति का नकार, उसको नकार आदेश हो जाएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, प्राणिति पराणिति, इसमें भी हो जाएगा। और जब पदांत का अर्थ करेंगे, अंत का अर्थ जब अंत करेंगे तो हे प्राण हे पराण में हो जाएगा। ठीक है। उभौ साभ्यासस्य, उभौ प्रथमा का वचन, तो हे प्राण कैसे बनेगा आपको पता है, क्लिप करके, है ना। अनिति इति आन, प्रकर्षेण अनिति इति प्राण, प्रकर्षेण अनिति इति प्राण, ये क्लिप का संबुद्धि में है। हे प्राण हे पराण। और प्राणिति पराणिति ये वैसे वहां की धातु है, कहाँ की, अदादिगण की है। तो शब आएगा, शब का लुक होगा, तो अनिति बनता है ना अन प्राणने से। और फिर उदादिभ्य सार्वधातु के से इटागम भी होता है, तो अन इटति अनिति बन गया, प्र अनिति प्राणिति बना। तो यहाँ पर रेफ के समीप है, तो रेफ के समीप का मतलब क्या हो गया कि जैसे यदि दो उपसर्ग, ये दो का व्यवधान हो जाएगा, जैसे परि आंग उपसर्ग का व्यवधान हो गया, तो कितने सारे व्यवधान हो गए, ई य आ, है ना। तो बस एक का व्यवधान, समीप का अर्थ मतलब क्या हो जाएगा, एक का व्यवधान। तो प्राणिति में एक का व्यवधान है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा, है ना। किंतु यदि मान लीजिए पर्याणिति करने लग जाए तो वहाँ पर ज्यादा व्यवधान हो गया तो समीप में नहीं रहेगा। तो इसलिए जब हम अंत का अर्थ समीप मानेंगे तो एक रेफ और उसके बाद एक अट, तो रेफ के बाद एक अट का व्यवधान तो लिया जा सकता है, और उससे ज्यादा यदि व्यवधान होगा तो वहां पर नहीं होगा, जब हम इसको समीप अर्थ वाला मानेंगे। और जब हम इसको अंत को अंत अर्थ मानेंगे तब तो हे प्राण हे पराण। तो दोनों तरह से इसका अर्थ किया जाता है, इसलिए प्राणिति में भी णत्व होता है और हे प्राण हे पराण यहाँ पर भी णत्व हो जाता है। उभौ साभ्यासस्य, उभौ प्रथमा का द्विवचन, साभ्यासस्य षष्ठी का एक वचन। अभ्यासेन सहिति तस्य साभ्यासस्य, उपसर्गस्था निमित्तात् उत्तरस्य साभ्यासस्य अनितेः उभयोः नकारस्य णकारादेशो भवति। ठीक ना, उपसर्गस्थ निमित्त से परे, है ना, अभ्यासस्य, है ना, अभ्यास के नकार को और दूसरे नकार को, दोनों को एक साथ नकारादेश हो जाएगा। जैसे उदाहरण आपका प्राणी निशति, क्या बनेगा, प्राणी निशति। अनप्राणने धातु है, कहा गया, तो अन आगे क्या है, सन। अन प्राणने का बिना उपसर्ग के प्रयोग ही नहीं होता है, तो अन इट आगे सन, ठीक है ना। अब जब द्वित्व करेंगे तो आजादी होने से अट तो रह जाएगा, क्या द्वित्व होगा, निस निस। क्या द्वित्व होगा, निस निस। पूर्वाभ्यास आदिशेष निस। अब यहाँ पर क्या होगा, है ना, आंग उपसर्ग विधि लगा लेंगे तो नहीं, तो प्र नि निस। अब क्या होगा कि साभ्यासस्य, उभौ
नकारस्य नकारादेशो भवति। अभ्यास को भी होगा तो अभ्यास सहित, अभ्यास सहित यानी जो दूसरा है तो दोनों को नकारादेश हो जाएगा। तो प्रणीणीषति, अन्यथा दूसरे वाले को नहीं हो सकता था ना, हो सकता था कि नहीं हो सकता था? क्यों क्यों प्रतीची, हो सकता था कि नहीं हो सकता था? तुम कापी पेन पे स्थिति नहीं लिखती हो तो लिखो, तब ना समझ में आएगा, है ना। आ तो इधर रह गया, प्राण है तो उसमें फिर दीर्घ हो जाएगा। आपने निस्दित्व किया, निस्दित्व किया तो रेफ से उत्तर कौन सा नकार मिला? पहले वाला मिला, दूसरा वाला तो नहीं मिलेगा। और न अट में भी नहीं आता है, इसलिए दूसरे वाले को नकारादेश नहीं हो सकता था। इसने क्या कहा कि उभव अभ्यास सहित को होगा, तो नी को भी होगा, नी को भी होगा, तो क्या बन जाएगा? प्राणिनिषति। क्या बन जाएगा? प्राणिनिषति। है इसी बार से प्राणिनत, प्राणिनत कहाँ करो बन जाएगा? ऐसे रूप कहाँ बनते हैं? लंग में कैसे बन जाएगा? लंग में कैसे द्वित्व हो जाएगा? और कहाँ द्वित्व होता है? उसमें हाँ, कब होता है लुंग लकार में द्वित्व? तो फिर दिमाग में सेट रखना चाहिए ना कुछ कुछ चीजें, उसको सेट रखो कि इस प्रकार की स्थिति होने पर होता ही है। तो प्राणिनत नीचे आएगा, निजंत से चंग आएगा, चंग में द्वित्व होगा, तो क्या द्वित्व होगा? नी न द्वित्व होगा। क्या द्वित्व होगा? रूपादेश करके नी न द्वित्व होगा, तो दोनों को नत्व हो जाएगा, प्राणिनत ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ऐसे हंतेरत पूर्वस्य, षष्ठी का एकवचन, अत्पूर्वस्य षष्ठी का एकवचन। हाँ, उपसर्गस्थात् नहीं, अत्पूर्व यस्मात् स अत्पूर्व तस्य अत्पूर्वस्य। उपसर्गस्थात् निमित्तात् उत्तरस्य अकार पूर्वस्य हन्ते नकारस्य नकारादेशो भवति। उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर अकार पूर्व जो हंती का नकार, अकार पूर्वता कहाँ देखनी है? नकार में। अकार पूर्व जो हंती का नकार, उसको नकारादेश होगा। जैसे प्रहण्यते, असल में होता है क्या कि हन्यते के आकार का लोप हो जाता है ना, गम हन जन से भी लोप हो जाता है उपधा आकार का। तो इसलिए इसने कहा कि यदि आकार पूर्व है हंती के नकार में तभी होगा। तो प्रहण्यते, परिहण्यते, प्रहणनम, परिहणनम, तो इन सब में उपधा का लोप नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा। आपको सोचे कि प्रहंती है ना, तो यहाँ पर होगा कि नहीं होगा? प्रहणती क्यों? आकार पूर्व हंती का नकार है, हो जाएगा। वम और वा, सप्तमी का द्विवचन वश्च मश्चि दिवमौ। अनुवृत्ति है हंतेरत पूर्वस्य, पूरे की अनुवृत्ति आएगी 23 तक जाएगी। ठीक है, अर्थ करेंगे। वकार मकारयो परतः अकार पूर्वस्य हन्ते नकारस्य नकारादेशो भवति विकल्पेन। अच्छा, वो उपसर्गस्थात् भी लगाएंगे। उपसर्गस्थात् निमित्तात् उत्तरस्य हन्ते नकारस्य नकारादेशो भवति विकल्पेन वकार मकारयो परतः। यदि वकार मकार परे है तो हन्ति के नकार को विकल्प से नकारादेश होगा। तो प्रहणवः परिहणवः और प्रहणमः परिहणमः। तो प्रहणति कैसा लगेगा ना? अंतरदेशे, अंतः अव्यपदम अदेशे सप्तमी का एकवचन, नदेशः अदेशे। ठीक है ना। अनुवृत्ति इसमें वही हंतेरत पूर्वस्य की शेष थे ही। अंत शब्दाद उत्तरस्य अकार पूर्वस्य हंति नकारस्य नकारादेशो भवति अदेशे अभिधेये, है ना। अंतः शब्द से परे अकार पूर्व हंति के हकार को नकारादेश हो जाएगा यदि देश न कहा जा रहा हो तो। उदाहरण बनेगा अंतर्हण्यते, अंतर्हणनम वर्तते। यहाँ पर क्या है? अंतर शब्द की गति संज्ञा है। गति संज्ञा होने से को गति प्रायः से समास हो गया, तो क्या बन गया आपका? अंतर्हणनम। तो अंतः का अर्थ यहाँ पर क्या है? मध्य। उद्देश्य नहीं कहा जा रहा है। अंतर्हणनम वर्तते, अंतर्हण्यते, मध्य में मारा जाता है। अयनम च,
अंतरदेशी की वृत्ति आ रही इस सूत्र में। अंतः शब्दात उत्तरस्य अयन शब्दस्य नकारस्य नकारादेशो भवति आदेशे अभिधेये। यदि देश न कहा जा रहा हो तो अंतर से परे अयन के नकार को भी नकारादेश हो जाता है। अंतरयणम वर्तते, अंतरयणम शोभनम। है ना। तो अयन का अर्थ है यहाँ पर गति, गति विशेष। और कैसी गति? जहां से आरंभ हो वहीं से समाप्त हो जाए। इसलिए पारायण का मतलब क्या होता है? पूर्ण समाप्त करना किसी ग्रंथ का, है ना। तो वही है। तो अंतरयणम वर्तते, अंतरयणम शोभनम। तो ठीक है, ये तो वैसे इन्होंने मतलब एक छंदस्य अवग्रहात्, अवग्रहात् पंचमी का एक वचन। ऋचासो अवग्रह शेति हृदवग्रह तस्मात् हृदवग्रहात्। अवगृह्यते विच्छिद्य पठ्यते इति अवग्रह। अवग्रह जानते हो ना आप जो घनपाठ करते हैं उसमें जो पद को अवग्रह करके दिखाते हैं। तो अवगृह्यते यानी विच्छिद्य पठ्यते, उसको अलग करके जो पढ़ा जाता है। अनुवृत्ति इसमें वही अटकुपंग इत्यादि, विशेष नहीं है। यहाँ पर पूर्व पदार्थ संज्ञायामक से पूर्व पदार्थ की वृत्ति मंडूक प्रगति से हम लाते हैं। अर्थ होगा सूत्र का पूर्व पदस्थात निमित्तात्, है ना। पूर्व पदस्थात अवग्रहात् ऋकारांत, पूर्व पदस्थात ऋकारांतात् अवग्रहात्। क्या अर्थ करोगे? पूर्व पदस्थात अवग्रहात् उत्तरस्य नकारस्य नकारादेशो भवति विषये। कहते हैं पूर्व पद में जो ऋकारांत अवग्रह है उससे परे जो नकार है उसको नकारादेश हो जाएगा वेद विषय में। जैसे नृमणाः, तो नृमन शब्द हुआ मान लीजिए, तो नृ अलग हो गया। तो नृ जो है वो ऋकारांत अवग्रह पूर्व पद में है तो मन के नकार को नकारादेश हो जाएगा। तो नृमणाः पितृयाणम, ठीक है ना। तो नुह मनः इति नृमनः, मनुष्य का मन, यहाँ पर हो गया। पितुः यानम इति पितृयानम, ठीक है। तो सभी के मतलब जो अलग अलग वेदों के हिसाब से अलग अलग भी अवग्रह बनते हैं, अलग अलग भी पदपाठ होते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। चले नष्ट, क्या होने समझ में आ रहा है? नष्ट धातुस्थो ऋषुभ्यः, धातुस्थः न अविभक्त्यर्थ निर्देश है। न जो है वो अविभक्त्यर्थ निर्देश है। और च व्यपदम धातुस्थो ऋषुभ्यः पंचमी का बहुवचन। धातु तिष्ठति धातुस्थः, धातुस्थश्च उरुश्च नहीं शुश्च इति धातुस्थो ऋषवः तेभ्यः धातुस्थो ऋषुभ्यः। तो अर्थ करेंगे धातुस्थात् निमित्तात् उत्तरस्य उरु शब्दात् शु शब्दाच्च उत्तरस्य नस् इत्येतस्य नकारस्य नकारादेशो भवति छंदसी विषये। छंदसी की वृत्ति लगा लीजिए 26 तक, इसी सूत्र तक जाएगी। क्या अर्थ हुआ? धातुस्थान निमित्तात् उत्तर से, धातु में स्थित जो निमित्त उरु शब्द और शु शब्द से परे जो नस का नकार, नस कौन सा? जो बहुवचन से वसनसों से जो नस आदेश होता है उसको नकारादेश होता है। जैसे अग्ने रक्षाण, तो रक्ष इसमें क्या है? धातुस्थ, धातु में स्थित निमित्त है रक्ष धातु में, तो नस के नकार को नकारादेश हो गया कि हे अग्ने हमारी रक्षा करो। रक्षा में दीर्घ हो गया किससे? रक्षा को रक्षा कैसे बन गया? थोड़े से सूत्र हैं, अब प्रकरण से सूत्रों को पक्का रखो दिमाग में। छठे अध्याय के तृतीय पाठ में है कि नहीं? अन्येषां विदृश्यते निपातस्य च द्व्यचोतस्तिङः। एक ही सूत्र है जो धातुओं को दीर्घ करता है, द्व्यचोतस्तिङः। निपातों को दीर्घ करने वाला निपातस्य च। उसके अतिरिक्त अन्येषां विदृश्यते, बाकी सब में परिगणन कर दिया गया है। शिक्षाणः अस्मिन्,
उरु शब्द से उरुणस कृधि अभी पीछे आया था। अभिषुण सखीनाम ऊर्ध्व उषुण ऊतये। तो ये सारे पीछे भी आप लोग ने तत्काल पढ़े हुए हैं सूत्र, जिससे सकार को शकारादेश इत्यादि हो रहे थे। बहुत प्रसिद्ध मंत्र हैं। तो इन सब में क्या हो गया। तो अभिषुणा में क्या है, वही सुयः से जो सुई के सकार को शकारादेश हुआ था, तो उसका है आपका तो अभिषुणा। उपसर्गाद अनोत्परः, पंचमी का एक वचन, अनोत्परः प्रथमा का एक वचन। हाँ, ओकारात् परः इति ओत्परः, न ओत्परः अनोत्परः, है ना। पंचमी तत्पुरुष करके आपने न तत्पुरुष कर लिया। अर्थ करेंगे। अनुवृत्ति किसकी है इसमें, नश्च धातु स्वरुषुभ्या से नस की अनुवृत्ति आ रही है ना, वही न की। उपसर्गस्थात् निमित्तात् उत्तरस्य, है ना, अनोत्परस्य नसः नकारस्य नकारादेशो भवति। उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर, उपसर्गात इसमें पढ़ा हुआ ना, तो उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर अनोत्पर यानी ओकार परे नहीं है जिससे, यानी जहाँ पर नस के सकार को रू होकर के ओकार आदेश जो हो जाता है उत्तर संधि होती है, वो नहीं होना चाहिए। जहाँ पर तो नस का नस रूप ही रहे उसको क्या हो जाता है, नकार आदेश होता है। उदाहरण बनेगा जैसे प्रणः शूद्रः, प्रणसः, है ना। तो ओकार से परे नकार नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ना से परे ओकार नहीं, अपितु ओकार से परे नहीं होना चाहिए। ओकारात् परः ओत्परः, न ओत्परः अनोत्परः। तो प्रणः शूद्रः, प्रणसः, प्रणो राजा, इसलिए आपका प्रणो राजा में भी हो जाएगा। उत्तर संधि वाली बात नहीं है इसमें। यहाँ पर क्या समझना आपको, ओकार से परे नहीं होना चाहिए। उससे परे ओकार हो सकता है, पर ओकार से परे नहीं होना चाहिए। ठीक है। किंतु जैसे तपरस तत्कालस्य में आप दोनों समास करती हैं, सह परो यस्मात् सतपरः तादपि परस्तपरः, ऐसे यहाँ पर भी दोनों लिया है। तो जैसे प्र-नो मुंचतम यहाँ पर नहीं होता है, प्र-नो मुंचतम यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया इन्होंने कि ओकारः परः अस्मात् स ओत्परः, ओकार पर है जिससे। तो यहाँ पर मतलब प्रणो राजा में मतलब उपलब्ध भी हो गया, तो जब वैसा वाला समास करेंगे तो हो जाएगा। किंतु यदि हमको जैसे प्रणो मुंचतम यहाँ क्यों नहीं हुआ, तो आपसे कोई प्रश्न कर सकता है। तो इसके लिए हो जाएगा क्योंकि दोनों लेने हैं, है ना, दोनों लेने हैं। तो यदि वहां पर नहीं हो रहा तो हम ऐसा भी समास कर सकते हैं और उधर में वैसा वाला समास कर लेंगे। तो प्रणो राजा में हो जाएगा, प्रणो मुंचतम में नहीं होगा। तो दोनों तरह का यहाँ पर आता है। प्रथम रीति में दिया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। कृत्य च, कृति सप्तमी का एक वचन, अचः पंचमी का एक वचन। अनुवृत्तियां सभी हैं, उपसर्गात अटकोपांग में वायपी इत्यादि। अचः उत्तरः, अचः पंचमी है ना, तो अचः उत्तरः यह कृतस्थः नकारः, कृति सप्तमी है, तो अचः उत्तरः यह कृतस्थः नकारः तस्य नकारादेशो भवति। ठीक है ना। और उपसर्गात की अनुवृत्ति नहीं आ रही है, आएगी। इसको उपसर्गात की अनुवृत्ति लगा लीजिए 33 तक, उपसर्गात की अनुवृत्ति 33 तक लगा लीजिए। तो उपसर्गस्थाद निमित्ताद उत्तरस्य यह नहीं, अचः को भी लगाइए साथ में। उपसर्गस्थाद निमित्ताद उत्तरस्य, उपसर्गस्थाद निमित्ताद अचः उत्तरस्य यह कृतस्थः नकारः तस्य नकारादेशो नहीं। मतलब उपसर्ग में जो आपके वैसे भी तो उपसर्ग हैं जो रेफ अंत वाले होंगे, तो उसको नहीं लेना है। उपसर्गस्थ निमित्त होना चाहिए, किंतु वो अच से उत्तर होना चाहिए, है ना। तो अच से उत्तर जो कृत नकार, उसको नकारादेश होगा। जैसे प्रयाणम, तो प्र क्या है, प्र उपसर्ग है। और यानम, तो यानम में जो नकार है वो कैसा है, अच से उत्तर है, तो प्रयाणम बन गया। कैसे बन गया, प्रयाणम, परियाणम, प्रमाणम, परिमाणम, है ना, प्रयायमाणम, परियायमाणम। तो कृत, कितने कृत प्रत्यय में नकार होता है, अनियर में होगा, शानच में होगा, और ल्युट को जो यू को अन होगा उसमें होगा। मुख्य रूप से ये 3 ही प्रत्यय आते हैं आपके जिनमें होता है, और भी हो सकते हैं न्यूट वगैरह जो होते हैं, वही यू को जहाँ पर अन होगा, है ना, वहीं पर होगा है। और फिर वो भी आ जाएगा जो निष्ठा के तकार को नकारादेश करते हैं। पर ये ध्यान में रखना है कि कृत में स्थित नकार हो, किंतु उससे पूर्व
अच होना चाहिए। अच से परे ही कृतस्थ नकार होना चाहिए। ठीक है। आक्रोश नयनी से अनि प्रत्यय होता है, उसमें भी नकार होता है, उसको भी आप ले सकते हैं। तो बहुत सारे इसमें दिए हैं। निष्ठा के तकार को जो नकार आदेश होता है वो भी ले सकते हैं। शानच का जो नकार है वो भी ले सकते हैं। और ये सभी कैसे हैं? अच से परे। इन सभी में अच से परे ही नकार है, इसलिए हो जाएगा। निर्विभाषा। हाँ। अनुवृत्ति कृत्य चह की आ रही है, लगा लीजिए। कृत्य चह की अनुवृत्ति 33 तक जाएगी। ण्यन्ताद्यो विहितः कृत्य प्रत्ययः। यो विहितः कृत्य प्रत्ययः तत्स्थस्य, है ना, तत्स्थस्य अचः परस्य नकारस्य। ध्यान रखिएगा। ण्यन्ताद्यो विहितः कृत्य प्रत्ययः तत्स्थस्य अचः परस्य नकारस्य नकारादेशो भवति विकल्पेन। उपसर्गस्थान निमित्ताद उत्तर से पहले लगा लेंगे। उपसर्गस्थान निमित्त उपसर्ग में होना चाहिए, तो उपसर्गस्थान निमित्ताद उत्तरस्य ण्यन्ताद् विहितः यह कृत्य प्रत्ययः, है ना, तत्स्थस्य अचः उत्तरस्य नकारस्य नकारादेशो भवति। 3 बातों पे ध्यान देना आपको। सबसे पहले तो जो निमित्त होना चाहिए वो उपसर्ग में होना चाहिए, है ना, उसके अच से आपको कोई मतलब नहीं है। उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर। फिर धातु कैसी होनी चाहिए? निजंत होनी चाहिए। तो निजंत से विहित जो कृत्य प्रत्यय, उसमें अच भी होना चाहिए। उस अच से उत्तर जो नकार, उसको नकार आदेश होगा। जैसे प्रयापणम, क्या गया आपका? प्रयापणम। और फिर भी ध्यान आपको ये देना है कि मतलब उपसर्ग में स्थित निमित्त है और नकार कहाँ पर है? कृत्य प्रत्यय का। उसके बीच में धातु, धातु के बाद निच, निच के परे रहते जो आगम इत्यादि हुए, वो सब आपके निमित्त के अंतर्गत ही होने चाहिए। यानी वो व्यवधान होगा तो भी वो अट कु कु आंग नुम का ही होना चाहिए। जैसे प्रयापणम है तो प्र उपसर्गस्थ निमित्त हो गया, उसके बाद प्र उपसर्गस्थ निमित्त हुआ। अब इसको इसमें देखिए कि आपको समझ आ गया। प्र हो गया, या धातु से आपने निच किया, आकारांत होने से पुक आगम हो गया, क्या बन गया? व्यापी। अब आपने लुट किया, लुट को हो गया अन। ठीक है। उसका फिर क्या हो गया? अनिराद्य धातु पर नीक आपने लोप भी कर दिया, क्या बन गया? प्रयापन। अब उपसर्गस्थ निमित्त है, निजंत से भी कृत्य प्रत्यय है, कृत्य प्रत्यय का अच है, इससे परे नकार को नकार आदेश होगा। किंतु बीच में जो आपका याप है ना, याप का व्यवधान है पूरा आपका, किंतु इसमें जो भी व्यवधान है वो सारे अट कुकम नुम्य वायपी के अंतर्गत है। यह अट में है, आ अट में है, प परवर्ग में और अ अट में है ना। तो प्रयापणम बनेगा। तो इसको ध्यान में देना है कि कहीं पर भी हम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। जो भी व्यवधान होंगे वो सब किसके अंतर्गत होने चाहिए? अट के अंतर्गत ही होने चाहिए। इसी प्रकार से सभी प्रत्यय आगे यहाँ पर भी परियापणम, परियापनम, प्रयाप्यमाणम, यहाँ पर यक भी हो गया, सार्वधातु के यक से करवाच्य होने के कारण से है प्रयाप्यमानम। शानच का है ये। प्रयापनीयम, प्रयापनीयम अनियर का है। अप्रयापणी, अप्रयापनी आक्रोश नयनी का है। प्रयापिनो, प्रयापिनो ये भी ले सकते हैं क्योंकि तो निनी प्रत्यय है, निनी प्रत्यय का जो नकार है उसको भी हो ही जाएगा। तो ये सारी चीजें देखनी है, किंतु जो अच होना चाहिए वो किसका होना चाहिए? कृत प्रत्यय का होना चाहिए। ठीक है। और उपसर्गस्थ निमित्त होना चाहिए। मध्य में जितने भी व्यवधान हो वो सारे अटकू को आंगनों के अंतर्गत के ही होने चाहिए। ठीक है। हलश्च जुपधात, हलह पंचमी का एक वचन, व्यपदम इजुपधात पंचमी का इजुपधा यस्य से इजुपधा तस्मात् इजुपधात। चलिए विशेष अनुवृत्ति वही आपकी विभाषा की अनुवृत्ति इसमें है 30 तक। तृतीय च उपसर्गात सब पूर्व से ही है। हलादि यो धातु इजुपधा, है ना। उपसर्गस्थान निमित्ताद उत्तर से पहले रख लीजिए। उपसर्गस्थान निमित्ताद उत्तरस्य हलादि यो धातु इजुपधः तस्मात् परः यः कृत् प्रत्ययः तत्स्थस्य नकारस्य तत्स्थस्य अचः उत्तरस्य नकारस्य णकारादेशो भवति विकल्पेन। सारी बातें उपसर्गस्थान निमित्ताद उत्तरस्य, उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर। हलादि यो धातु इजुपद, इजुपद मतलब
ई ऊ री री ए ओ ऐ औ सारे इच उपधा में होना चाहिए। अ को छोड़ करके इजुपद धातुएं होंगी। उनसे विहित जो कृत्य प्रत्यय, उसमें स्थित जो अच, उससे परे जो नकार, उसको नकारादेश हो जाएगा। सारी शर्तें वही हैं, बस धातु हलादे और इजुपद ले सकते हैं आप। जैसे प्रकोपणम, परिकोपणम, प्रकोपणम, परिकोपणम, तो जो भी व्यवधान है वो सारे अटकुप अंग में है ना, कुप धातु है। अब कुप धातु कैसी? इजुपद है, हलादी है, इससे विहित लुट प्रत्यय है, कृत प्रत्यय, उसमें स्थित अच, उसके नकार को नकारादेश हो गया। ठीक है, तो कृत्यता से नित्य प्राप्त था, इसने क्या कर दिया? विकल्प से विधान किया। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, शेष आगे करेंगे।